बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव में। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे आर्टिस्टिक टॉक में हर बार कोई ना कोई नया कलाकार, नया किसी विधा का एक आर्टिस्ट आता है जिसके सामने हम अपने सवाल रखते हैं, आपके सवाल रखते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ कैसे बढ़ी आगे और आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। तो हमारे सामने है आज दुष्यंत बब्बर। नमस्कार। तो दुष्यंत बब्बर जी थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं और साथ में आजकल ये खूब रील्स पर काम कर रहे हैं। तो दुष्यंत जी, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी एक्चुअली मैं बचपन से ही थोड़ा क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा रहा था। मैं पढ़ाई में कुछ ज़्यादा होशियार था नहीं और मेरे माँ बाप को भी पूरे यकीन था ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा पढ़ाई में। तो फिर वहाँ से वो जर्नी शुरू। आई थिंक मैं कुछ 7th या 8th में था, वहाँ से आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। स्कूल के थोड़े बहुत पार्ट्स उसमें लेना, प्लेज वगैरह में पार्ट वगैरह लेना। उसके बाद धीरे धीरे वो कंफर्म होता चला गया कि हाँ मुझे थोड़ा सा एक्टिंग में इंटरेस्ट है, मुझे उसी की तरफ जाना है। तो देन आई स्पोक टू माई फैमिली, बट मेरी फैमिली, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली और मेरी फैमिली में ऐसा कोई था नहीं जो इस फील्ड से आए या इस फील्ड में इसने कुछ किया हो। तो एवरीबडी वाज अगेंस्ट, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको भी समझ में आने लग गया कि और कुछ करेगा। देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर इन दिल्ली, लेकिन मैंने काफ़ी लेट शुरू किया। आई गेस 20 या 21 साल का था तब मैंने वो थिएटर करना शुरू किया। वहाँ पर एक ग्रुप हुआ करता था, आस्था, मंडी हाउस में। वहाँ से करते करते किनका था ये ग्रुप? ये था, एक डायरेक्टर थे कैलाश जोशी, उनका था ये ग्रुप। और उनके साथ मैंने 2-2.5 साल काम किया, उनके साथ काफ़ी कुछ सीखा। फिर मैं मुंबई में था 3 साल, वहाँ पर मैंने अपना एक्टिंग कोर्स किया किशोर नमित कपूर एक्टिंग लैब से, और फिर वहीं पे स्ट्रगल कर रहा था 2011 तक। फिर मेरे फादर की डेथ हो गई तो मुझे वापस दिल्ली आना पड़ा और उसके बाद आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग इन स्कूल्स एंड टीचिंग स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर मैं एक व्यक्ति से मिला, ईश्वर शून्य, जो दिल्ली के काफ़ी अच्छे थिएटर आर्टिस्ट में आते हैं। उनके साथ फिर मैंने बहुत काम किया। फिर बस ऐसी जर्नी शुरू होती चली। तो आपका जैसे जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या आपके बीच में ऐसे बीच में, क्योंकि स्ट्रगल्स के टाइम पे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वो स्पीड ब्रेकर्स किस तरीके के थे आपके? मेरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर जो स्ट्रगल था वो फाइनेंशियली चीज़ें मैनेज करना। मतलब जब मैं मुंबई में भी था तो मैं घर से पैसे नहीं लेता था, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। हम लोग इतने पैसे वैसे हमारे घर में होते तो थे नहीं। तो वहाँ पे फिर मैं जॉब भी कर रहा था और जब भी मुझे टाइम मिलता था तब मैं ऑडिशन के लिए चला जाता था और इस तरीके से चीज़ें मैनेज होती थी। तो जैसे आपका जिस तरीके से मुंबई में आपने बताया कि आप 3 इयर्स रहे, तो मुंबई में क्या कुछ इस टाइप का प्रोजेक्ट आपने किया या वहाँ पे भी थिएटर पे आप थे? नहीं, मुंबई में मुझे थिएटर करने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो सैटरडे संडे में मिलता था, उसमें मोस्टली मेरा ऑडिशंस वगैरह में टाइम चला जाता था। तो वहाँ पर मैंने थिएटर तो नहीं किया और प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज स्टिल लर्निंग एंड सर्चिंग फॉर वर्क। और उस दौरान फिर वो जो मेरे घर में घटना घट गई, उस वजह से फिर मुझे बीच रास्ते में ही वापस आना पड़ा। तो अच्छा, हम दोनों वैसे एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। हम दोनों को जानते हुए मेरे ख्याल में 10 साल हो गए। 10 तो मेरे ख्याल से हो गए हमें। मिले हुए हम लोग को 10 साल हो गए। मिले हुए 10 साल हो गए, लेकिन पहचान को हमें शायद 5 साल हुए, मतलब 6-7 साल ऐसे कुछ। तो एक 10 साल पहले हम दोनों का सेम प्रोडक्शन था जिसके अंदर मैं भी था, आप भी थे। वो था गार्गी कॉलेज में, दास्तान निस्वाना। तो ईश्वर जी के साथ मैंने भी काम किया था। ईश्वर है। तो ईश्वर जी भी हमारे शो में आएंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन मैं एक आपसे मेरी जो एक क्वेश्चन है वो है, इंस्पिरेशन आपकी कैसे, कौन रहा? क्योंकि हर एक की लाइफ का एक इंस्पिरेशन, एक सैचुरेशन टाइम होता है जब उसका इंस्पिरेशन उसके आगे सामने निकल के आता है। तो बहुत से लोगों का कोई थिएट्रिकल बैकग्राउंड का कोई इंस्पिरेशन होता है, कोई बॉलीवुड का होता है और किसी का फैमिली में ही होता है। तो आपका कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन
आपका जरिया रहा है? तो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए, क्योंकि मैंने ऐसा इसके बारे में कभी कुछ सोचा नहीं कि इस बंदे ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। आई हैव अप्रिशिएटेड सो मेनी पीपल जिनका काम मुझे बहुत पसंद था और जिन्हें मैं अभी भी बहुत पसंद करता हूँ। अगर एक्टिंग की बात नहीं है, वैसे ही नॉर्मली भी अगर मैं किसी फैमिली मेंबर की बात करूँ ऑल दैट स्टफ, मुझे जिसने इंस्पायर किया है या जिसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, दैट इज माई ब्रदर। एंड उसका इस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मेरे जो फादर थे काफ़ी जल्दी चले गए और उसके बाद मेरे भाई ने ही पूरा चीज़ें संभाली एंड मेरे ऊपर कभी बर्डन नहीं आने दिया उसने कि तुझे घर खर्चा वर्चा चलाना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो उस चक्कर में मैं एटलीस्ट एक जगह से फ्री था कि मुझे एक चीज़ को नहीं देखना है, तो आई कैन फोकस मोर ऑन माई करियर। ये होता है ना कि जब आप घर पे छोटे होते हैं तो आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है चीज़ों, तो आई गेस वो बेनिफिट मुझे वहां पर मिला। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे, जैसे हमने ईश्वर सर की बात की, ईश्वर सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि ही इज द ओनली वन जिनके साथ मैंने प्रॉपरली आई गेस हार्डकोर थिएटर किया है। कुछ 3-4 साल हम लोगों ने बहुत प्लेस साथ में किया। उनको मैंने असिस्ट भी किया है, सांझा सपना के उनको मैंने असिस्ट भी किया है। उनके प्रोडक्शन हाउस के अंदर मैंने फर्स्ट प्ले एज अ डायरेक्टर किया था। तो मतलब उनसे भी उन्होंने भी मुझे काफी चीजों में सिखाया है, इंस्पायर किया है, काफी चीजें रही हैं। तो ये 2 इंसान हैं विच आई फील कि जिन लोगों ने मुझे काफी इंस्पायर किया चीजें करने के। अच्छा, आपको क्या लगता है कि एक थिएट्रिकल बैकग्राउंड होना एक्टिंग के करियर में आगे अपने आप को प्रोसीड करने के लिए फर्स्ट स्टेप होना चाहिए? देखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, बट अगर होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा कोई ऐसा थिएटर बैकग्राउंड था नहीं। मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूं जहां पर क्रिएटिविटी की कोई दूर दूर तक किसी का कोई लेना देना नहीं। तो वहां पर एक ऐसी चीज बताना कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं इसमें अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। अगर मेरी फैमिली में कोई ऐसा इंसान होता जो एक्टिंग से होता है, जिसने थिएटर किया होता है, या मेरे फादर ऐसे फील्ड से होते, तो ऑब्वियसली आपको एक राह मिल जाती है, दी पाथ, कि आपके पास एक रास्ता है कोई दिखाने के लिए कि अगर मैं कहूँ कि मुझे यहाँ से सीपी जाना है तो आई नो दी पाथ, वो मुझे बता देगा कि इस तरीके से आप सीपी जा सकते हैं। लेकिन मेरे जर्नी में ये था कि मैं जैसे जैसे लोगों से मिलता चला गया, तब जाके मेरे रास्ते क्लियर हुए। जैसे मैं लोगों से मिला, लोगों ने मुझे एनएसडी के बारे में बताया, दूसरी चीज़ों के बारे में बताया कि इस तरीके से आप एक्टिंग सीख सकते हो, कर सकते हो, ऑल दैट स्टफ। तो वो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, अगर आप किसी बैकग्राउंड से होते हैं, जैसे आप म्यूजिक के बैकग्राउंड से हैं, आप एक घराने से हैं या दूसरी, तो आपको एक लाइन मिल जाती है, आपको एक राह मिल जाती है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि चीजें ईजी हो जाती हैं, बट आपको बचपन से ही आप उस माहौल में होते हैं। लेकिन अगर आप थिएटर के थ्रू अपनी एक्टिंग को नर्चर कर रहे हैं, तो वो नर्चर करना जो है वो आगे आपकी सफलता का एक कारण बन सकता है। हाँ, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आप सीख रहे हो ना चीजों को। और थिएटर क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो बेसिकली क्रीम की ओर पहले जाता है, बेस उसका नहीं देखता कि किस बेस पर वो क्रीम रखी है। वो बेस बनाना नहीं देखेगा, वो देखेगा हाँ जो चीज सुंदर लग रही है, जो चीज देखने में अच्छी लग रही है। वो सीधे जाते हैं कि भाई मैं तो मुंबई जा रहा हूँ। उन्होंने ना एक्टिंग सीखी, उन्होंने ना तो कोई टेक्निकल टर्म सीखा, उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे पिताजी से बोला हाँ जी इतने पैसे ट्रांसफर कर देना, मैं जा रहा हूँ मुंबई, स्ट्रगल करूंगा। तो लेकिन फिर सबसे जल्दी वापस भी वही लोग आते हैं, क्योंकि उनका बेस रेडी नहीं है। वहां जाके दे सी द रियल वर्ल्ड और उनको लगता है कि यार ये हम कौन सी दुनिया में आ गए, और एक्टिंग नहीं आती। सब आप क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हैं। एक्टर बनने के लिए बेसिक क्वालिटीज तो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको एक्टिंग ही नहीं आती या अपना बेस आप स्ट्रांग नहीं करते, जैसे मैं खुद बहुत सारे लोगों से ऐसे मिला हूँ कि जिन्होंने 1-2 प्लेस किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 प्ले कर लिए, तो मुझे लगता है कि मेरा हो गया, मुझे एक्टिंग आ गया, मैं मुंबई जा सकता हूँ। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आपको अपना एक बेस पूरी तरीके से स्ट्रांग करना पड़ता है। अच्छी मतलब एक चीज को सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप ये 1 या 2 प्लेस में नहीं कर सकते। आपको वो चीज करते रहना। जब आपको फाइनली लगे 1-2 साल बाद, 3 साल बाद आपको लगता है कि हाँ अब मैं थोड़ा सा बेस मेरा बन चुका है, तो ना आई कैन गो इन मुंबई, वहां पे अपना काम भी करते रहिए, लाइक स्ट्रगल भी करते रहिए, वो आप एक रास्ता ले सकते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करनी चाहिए लोगों को कि 2 प्लेस यंगस्टर्स में है, दे डोंट हैव पेशेंस। तो लाइक उसको चीजों को करते रहो। जब आपका बेस आपको लगे कि आपका स्ट्रांग हो गया, थोड़ा समझदारी के साथ चलो। बेसिकली जाओ मुंबई जरूर जाओ, बिकॉज मुंबई की लाइफ देखने में बहुत मुंबई सिखाती भी बहुत कुछ सिखाती।
आई थिंक मैंने जो 3 साल अपने वहाँ पे बिताए, दैट वाज द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा, रही बात अगर एक्टिंग को अगर हम साइड में करें और डायरेक्शन की ओर जाएं, कि डायरेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे पड़ाव आते हैं, जैसे आपने भी डायरेक्शन किया हुआ है एज अ थिएटर डायरेक्टर। फर्स्ट जो आपका डायरेक्टेड प्ले होगा, उसके अंदर आपने कौन कौन सी चीजें देखी कि यार अब फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूं मैं, अब नहीं हो सकता, ये क्या हो रहा है, ये बदतमीजी। मेरे ख्याल से एज अ डायरेक्टर सबसे फ्रस्ट्रेटिंग जो चीज है वो है एक्टर्स को मैनेज करना। वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, बिकॉज होता क्या है कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग प्रॉपरली यही चीज कर रहे हैं, बट कुछ लोग जॉब के बाद आते हैं, ऑल दैट स्टफ। तो अगर हम लोग 4 बजे का टाइम दे रहे हैं रिहर्सल का, 4 बजे, तो वो रिहर्सल शुरू हो रही है 5:30 6 बजे, और उसके बाद फिर किसी एक्टर का फोन आ जाता है, उसको निकलना है एंड ऑल दैट स्टफ। तो यू वोंट बिलीव, मैंने ऐसी रिहर्सल भी की हुई है कि नेक्स्ट डे हमारा प्ले है और मैं 1:30 बजे, रात के 1:30 बजे तक सिर्फ सीन समझा रहा हूँ कि वो हमारा प्ले भी रेडी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो मुझे लगता था भाई डायरेक्शन छोड़ देनी चाहिए, ये इसमें दिमाग ही खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है। तो दैट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। लेकिन जब आपका रिजल्ट ऑन स्टेज निकल कर आता है तो काफी खुशी मिलती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि एक थिएटर एक्टर का तो कहीं ना कहीं सामंजस्य है बॉलीवुड और कहीं पे भी, जैसे हमारे पास है ही थिएटर के इतने सारे एक्टर्स हैं जो कि बॉलीवुड में आज के टाइम में रूल कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थिएटर डायरेक्शन और फिल्म डायरेक्शन बहुत ज्यादा अलग है। आपको क्या लगता है? नहीं, दोनों अलग है। मैं आई टोटली एग्री विद दिस पॉइंट, क्योंकि एक्टिंग थिएटर में आपको ना, जब आप थिएटर डायरेक्शन करते हैं तो आपको एक सेंस हो जाता है बेसिकली कि किस सीन को आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ पे आपका पर्दा हट गया, आपके पास एक प्रॉपर फ्रेम है जिसमें आप एक ही फ्रेम में सारे एक्टर्स कर रहे हैं, बट कैमरे के आगे आपको हर चीज सजानी पड़ती है। तो वो कैमरा डायरेक्शन, मूवी डायरेक्शन एंड थिएटर डायरेक्शन बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ही। बल्कि मेरे हिसाब से तो अगर कोई थिएटर एक्टर है वो अपने आप में ही डायरेक्टर है। मतलब उसको इतने सेंसेस डेवलप हो जाते हैं कि वो, अगर आप बोलेंगे कि भाई डायरेक्शन करना है, वो कर सकता है। हाँ, वो सीन्स में इंटरैक्ट कर लेगा, वो कर सकता है। तो हाँ। कभी आपने कुछ लिखने की कोशिश नहीं करी कि आप, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में इतने टाइम से हैं, कि आप कोई प्ले लिखें या कोई स्टोरी टाइप की आपने बनाई हो? मैंने प्ले तो नहीं लिखा, मेरे दिमाग में कुछ स्टोरीज हैं जो कि, मैं एक्चुअली बहुत आलसी हूँ। मैं अगर कुछ लिखने का सोचता हूँ तो उसमें मैं बहुत टाइम लगा देता हूँ। बट मैंने शॉर्ट स्टोरीज बहुत लिखी हैं। आफ्टर लाइक आई गेस मैंने अभी कुछ 1-1.5 साल पहले अपना एक चैनल शुरू किया, बब्बर साहब ऑफिशियल के नाम से, जिसमें आई मेक कॉमेडी स्केचेस। तो वहां से मेरी जर्नी एक्चुअली वापस शुरू हुई। मुझे मेरी जिंदगी में ब्रेक लग गया था 4-5 साल का। तो आई गेस 2014 से 2017-18 तक मैंने कुछ नहीं किया। आई वाज जीरो, कुछ नहीं कर रहा था मैं। तो 18-19 से फिर मैंने वापस से इन सब चीज़ों पे फोकस शुरू किया। तो उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने कुछ बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज तो नहीं लिखी, बट हाँ मैंने अपने लिए काफ़ी कुछ कॉमेडी, बेसिकली मेरा जॉनर है कॉमेडी या रोमांटिक कॉमेडी, दैट इज़ माई जॉनर विच आई फेल्ट कि हाँ उसमें मैं अच्छा हूँ। तो वो सब मैंने काफ़ी लिखा है, उसमें मैंने काफ़ी हाथ आजमाया है। अच्छा, आपको क्या लगता है आजकल ये पहले टिकटॉक, फिर अब ये इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक पे भी इस टाइप से सभी, ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पे ये स्टेटस के तौर पर ही सही लेकिन है, ये कितना कारगर है आपके करियर को बिल्ड करने के लिए? देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि ये जो कल्चर आया है ये अभी कुछ सालों पहले ही आया है, ठीक है। तो अभी मोस्टली यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, जैसे मैं भी रील बनाता हूँ, एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज समथिंग बैड। अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का कोई भी रास्ता हो सकता है, वो रील्स हो सकता है, वो टिकटॉक हो सकता है, वो फेसबुक के थ्रू हो सकता है। क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में या हमारे इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हु आर वेरी क्रिएटिव, लेकिन ऑब्वियसली कई चीज़ें नहीं कर पाते हैं। मतलब कोई फैमिली में फंसा हुआ है, वो कुछ पता, तो ये सारी चीज़ें उन क्रिएटर्स को वो चांस दे देती है कि बिकॉज इफ़ यू सी कि बहुत सारे टिकटॉकर्स थे जो हु आर वेरी फेमस, और नाउ दे आर डूइंग वेब सीरीज, दे आर डूइंग म्यूजिक वीडियोज एंड ऑल दैट स्टफ। मेरी बस एक प्रॉब्लम है इन सब चीज़ों से, विच आई फील कि बहुत सारे क्रिएटर्स अब चले गए हैं, दे आर जस्ट मेकिंग कंटेंट, मतलब उनके कंटेंट में कुछ है नहीं खास, बिकॉज नाउ दे आर एट अ लेवल, तो उनको लगता है कि कुछ भी कर देंगे तो चलेगा।
बट मैं बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स को देखता हूँ, लाइक आई डोंट लाइक देयर वर्क। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो क्या आपका भी कुछ उसकी तरफ और ज्यादा रुझान है कि एज अ वीडियो क्रिएटर इन इंस्टाग्राम रील्स और ये इन सब से आप अपने आप को बूस्ट करें? डेफिनेटली मेरा टारगेट सिर्फ यही है दैट जैसे आप इंस्टाग्राम की बात करें तो मेरा फोकस सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं है, मेरा फोकस है अपना टैलेंट दिखाना। क्योंकि मुझे लगता है कि जो जितना टैलेंट है, मैं आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड हूँ, बट आई नो माई वर्क, ये मेरा है। क्योंकि इफ यू सी माई वर्क, लोग ये नहीं कहेंगे कि बेकार काम है या यू नो ऐसे ही चल रहा है। तो मेरा जो इन फ्यूचर टारगेट है वो यही है दैट आई रियली वांट टू पोर्ट्रे माई टैलेंट। और चाहे वो रील्स के थ्रू हो, चाहे वो मुझे इफ आई गेट अ फेस वैल्यू, चाहे रील्स के थ्रू, चाहे यूट्यूब के थ्रू, बिकॉज माई अल्टीमेट टारगेट इज डूइंग अ वेब सीरीज और गेटिंग इनटू मूवीज, व्हाई नॉट। बिल्कुल। तो वेब सीरीज और मूवीज में आप एज अ डायरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे? आई थिंक मेरा जो पहला प्यार है वो हमेशा एक्टिंग ही रहा है। अगर मैं पहले, क्योंकि अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए आई वुड लव टू वर्क एज एन एक्टर, और इंशाल्लाह आगे अगर चांस मिला तो डायरेक्ट जरूर करूंगा, व्हाई नॉट। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मूवीज वगैरह में भी आपने आजमाइश करी थी, वो कौन सी मूवी थी? मैंने एज एन एक्टिंग तो ज्यादा नहीं किया, बट मैंने वो किया हुआ है, क्राउड वर्क मैंने बहुत किया है। क्राउड वर्क में बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग अभी बैठ के बात कर, क्राउड वर्क किसने नहीं किया है? वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लेकर सबने क्राउड वर्क किया है। लेकिन मैंने क्राउड वर्क डबिंग में भी किया हुआ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं और पीछे सीन चल रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैंने उसके लिए डबिंग बहुत किया। दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। मेरी जो पहली मूवी थी दैट वाज तनु वेड्स मनु, और उसमें इफ यू हैव सीन नारे लगते हैं पीछे, जय माता दी चल रहा है, और बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। एक हमने वो मूवी की थी आरक्षण। तो आरक्षण में हमने वो नारे लगाए थे, ऊंट के मुंह में जी रहा है आरक्षण अभी मुझे आज भी याद है, वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आई गेस मैंने 5-6 फिल्मों में किया हुआ ये सब। और उसके जब हम आरक्षण की शूटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे प्रकाश मेहरा और ये थी हेमा मालिनी वहीं पर थी, तो उनको देखना वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में होता, तो बड़ा मजेदार एक्सपीरियंस था, अमेजिंग। एक मैंने फिल्म की थी एज एन एक्टर, वो बाय गॉड भगवान करे वो फिल्म यूट्यूब से हट जाए वो उसमें मुझे बहुत ही, मैं हीरो का दोस्त बना था उसमें, और एकदम सुकड़ू पुकड़ू सा, और मेरा एक सीन था, बेसिक ऐसा डायलॉग था मेरा एक सीन में, आई वाज वेरी हैप्पी। तो मुंबई से हम लोग गाजियाबाद आए थे वो शूट करने के लिए कंट्रेन में, तो उसमें एक सीन था मेरा, और वो बहुत ही बेकार फिल्म थी, मतलब मैं क्या ही बताऊं उस फिल्म के बारे में। डायरेक्टर बकवास, एक्टर्स बकवास, वो एक्टर के बाप ने उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया था कि जा तू फिल्म बना ले अपने लिए, तो उसने वो फिल्म बनाई थी। तो उसमें मेरा एक डायलॉग था, वो तो उन्होंने कट कर दिया था, और वो मैं स्पेशली फिल्म देखने गया था थिएटर में, और हम मात्र 2 लोग बैठे हुए थे थिएटर के अंदर। तो मेरा एक उसमें पासिंग सीन है, वो भी ब्लर में मैं एक्टर यहाँ खड़ा होने पीछे से ऐसे निकलता हूँ, वो भी मैं कुछ दिन पहले ही यूट्यूब पे सर्च करके बहुत हंस रहा था उसको, क्या क्या करना पड़ता है। तो ये कितनी पुरानी बात है? ये हो गई काफी पुरानी, आई गेस 13-14 साल पुरानी बात होगी, 2009 के आसपास, 9-10 के आसपास, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था उसे। मैंने एक सीरियल में भी एक एक्ट किया था, डिज्नी पर एक वो आता था ईशान करके, म्यूजिकल बच्चों का था वो, उसमें आई डिड लाइक छोटा सा रोल। और देयर वाज वी चैनल पे रूमीज करके एक आता था, उस पे भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया। तो मतलब आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मतलब एक डिसअपॉइंटेड तो नहीं कहेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उतना काम नहीं किया जितना मैं करना चाहता हूँ या जितना मैं डिजर्व करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया मेरी जर्नी पे जो ब्रेक लग गया था, और उसके बाद जब मैंने जर्नी वापस से शुरू तो ब्रेक आपका टीचिंग में लगा है? टीचिंग प्लस सम पर्सनल प्रॉब्लम्स। टीचिंग तो मैं उसको बुरा नहीं मानता, बिकॉज मेरा घर चल रहा है उसकी वजह से, बट देयर वर सम पर्सनल इश्यूज जिसकी वजह से मुझे 3-4 साल लग गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था आई वाज इनटू फैंटेसी वर्ल्ड फॉर 3-4 इयर्स, और मैंने एक्टिंग सब छोड़ दी थी, वीडियो क्रिएशन या ब्ला 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 कुछ नहीं कर रहा था, मैं बस अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा था और जिंदगी जीता था। बट वापस से जब थप्पड़ पड़ा
और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ रियल वर्ल्ड इज समथिंग एल्स। तो देन मुझे लगा कि यार मैं अपना टैलेंट ऐसे तो खराब नहीं करूंगा और आई शुड गेट इनटू दिस। मेरा लाइफ का एक ही मोटो है, मैं गुमनाम नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ जिस दिन मैं मरूं सोशल मीडिया पे एटलीस्ट आना चाहिए कि हाँ ये बंदा मर गया और ये काम अच्छा करता। ये मेरा सपना है इस टाइम। अच्छा, आपने भी बहुत सारे पड़ावों को पार करा। आपने एक जॉब पिज्जा हट में भी करी, तो एक जॉब आपने डीपीएसजी में भी करी, एक जॉब आपने कहीं और भी स्ट्रगल किया, कॉल सेंटर में भी किया, मुंबई में भी रहे और इधर उधर काफी भटके। क्या ये आपको लगता है कि ये अगर आज के यूथ यही सब करे तो क्या उनके अंदर इतना पेशेंस हो सकता है कि वो इतना सब कुछ करके सब चीजें मैनेज कर लें? क्योंकि आजकल पेशेंस की बहुत कमी है। पेशेंस की तो बहुत कमी। तो अगर आप पेशेंट नहीं है तो आप क्रिएटिव फील्ड में अपने आप को कितना आगे लेकर जाएंगे, ये ना आप सोच सकते हैं ना कोई और सोच सकता है। क्योंकि पेशेंस जो है वो मस्ट है। पेशेंस के बीच में जहां लक अपना एक तुरुप का पत्ता फेंक देगा वहीं पे ही आप ऊपर आ जाएंगे। वो लक का आपको वेट करना पड़ता है पेशेंस के साथ, और आजकल पेशेंस खत्म हो चुका है। क्या लगता है आपको कि कितना यूथ आज के टाइम पे इतना कर सकता है? यूथ देखिए, यूथ करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अपकमिंग टैलेंट जो है हमारा बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, हमारे जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। पेशेंस की कमी एक्चुअली इस वजह से भी है बिकॉज हर किसी को बहुत जल्दी जल्दी चीजें चाहिए। नोबडी वांट्स टू कईयों को लगता है कि वो मेहनत बहुत ज्यादा कर, वो रेडी टू कुक चाहते हैं। रेडी टू कुक चाहते हैं कि आपने मैगी खोली, बनाई, खाई, मतलब खा ली और हो गया। वैसा होता नहीं। आपका लक भी बहुत डिपेंड करता है, आपकी मेहनत भी बहुत डिपेंड करती है। लक से मेरा सिर्फ मतलब यही नहीं है कि आप सिर्फ लक पे डिपेंडेंट रहें कि आप कुछ कर ही नहीं रहे, मेहनत बिना मेहनत के तो आपका लक आपके पास आएगा ही नहीं। बट ये है कि लाइफ विल गिव यू चांस, डेफिनेटली इज गोइंग टू। ये मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ क्योंकि लाइफ गेव मी सेकंड चांस टू पोर्ट्रे माय टैलेंट, टू डू समथिंग डिफरेंट। तो लाइफ आपको चांसेस जरूर देगी, बट उसको करते जाइए, रचते जाइए, अपना काम सीखते जाइए, करते जाइए, तो धीरे 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 और डेफिनेटली। देखिए एक एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई, ठीक है, तो वो सक्सेस खत्म भी बहुत जल्दी हो जाती है। हमारे साथ बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास ऐसे। लेकिन जिन्होंने टाइम लगाया ना सक्सेस को पाने में, उनकी सक्सेस टिकी भी लेट तक। सही, वो मैनेज कर पाए उन चीजों को बिकॉज दे नो कि जब इंसान फेल होता है तो कैसा लगता है या उसका फील कैसा है। ठीक है, आप डायरेक्ट मान लीजिए नहीं, जब तक फेलियर नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब आप आगे, वो फेलियर विनर वही होता है जो पहले फेल हो चुका हो। देखिए कहावत भी है ना कि फेलियर इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू, इट इज द ओनली वे यू टेक इट। राइट, ठीक है। आप जिस एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अनुपम खेर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक कहानी सुनाई कि वो जब अपने फादर के साथ रहते थे अपने शहर में, तो वो एक रेस्टोरेंट जाते थे हर महीने जब उनके फादर को सैलरी मिलती थी। तो जाते थे तो वहाँ पे मस्त खाना वाना, समोसा चल रही है, जलेबी एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक दिन क्या हुआ कि अनुपम खेर साहब के फादर आए और उनको कहा चल तेरे को आज मैं रेस्टोरेंट लेके चलता हूँ। तो अनुपम साहब ने कहा कि आज तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब आज तो आपको सैलरी भी नहीं मिली, ना कोई स्पेशल ओकेजन। कहता नहीं चल कोई बात नहीं। तो वो गए वहाँ पर और तो उन्होंने पूछा क्या खाएगा, कहता मैं समोसा खाऊंगा। उन्होंने समोसा ऑर्डर किया, समोसा आया, क्या क्या है, ये जूस पीऊंगा, जूस आया, 3-4 आइटम और आ गई। तो अनुपम खेर ने अपने फादर से कहा कि यार मुझे सीरियसली एक बात बताओ, आज कोई ऐसी ओकेजन तो है नहीं और आप मुझे इतनी अच्छी पार्टी दे रहे हो, मतलब पैसे भी खर्च होते हैं और हम लिमिटेड कमाते हैं, आज रीजन क्या है? तो उनके फादर ने कहा कि आज मैं स्कूल गया था और तेरा रिजल्ट आया है। तो कहते क्या? और कहते तू फेल हो गया। तो कहते मैं फेल हो गया तो आपको मेरे को डांटना मारना चाहिए ना। तो कहते हैं कोई बात नहीं, फेल होते हैं लेकिन यू शुड लर्न हाउ टू सेलिब्रेट द फेलियर, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। आप आप किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से ले पाओगे क्योंकि आपको पता है कि अगर फेल हुए, आपने वो दर्द झेला हुआ है फेल होने का, तो आपको वो सक्सेस का जो मजा आएगा ना, तो वो तभी। अगर आप देखिए अनुपम खेर साहब का नाम कितना बड़े लेवल पे, तो ये जो चीज मैंने सीखी है ना, मैंने खुद पर्सनली पिछले 3-4 सालों में सीखी है। मुझे लगता है कि मैं जो गिरा, मैं जो चोटें लगी, जो कुछ भी हुआ जिंदगी में, जो कुछ भी हुआ, दैट हैपेंड फॉर अ रीजन। और
शायद उसी की वजह से मैं आई एम डूइंग, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा काम हो रहा है, बट जितना भी हो रहा है मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए अभी करंट आई एम गुड, आई एम डूइंग अ गुड जॉब, आई एम ऑन अ राइट पाथ, तो जस्ट एंजॉय योर जर्नी व्हिच आई थिंक। चलिए, तो आपने देखा दुष्यंत बब्बर जी की जर्नी। इन्होंने कितने सारे पड़ाव को आगे क्रॉस करते हुए अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। रील्स के थ्रू ये अपने आप को अभी भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप इनकी रील्स देखिए, आप इनको फॉलो करिए। बब्बर साहब ऑफिशियल इनका आईडी है, और आप इनको फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे ढूंढ सकते हैं, आराम से मिलेंगे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आप सोल्यूशन चाहते हैं, आप डायरेक्ट इनको मैसेज करिए, इनसे पूछिए, ये आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। तो थैंक यू सो मच। वेलकम सर। आपने इतना बढ़िया सेशन आज दिया और सबको बहुत इंस्पिरेशन मिली इससे। तो आज आपके सामने बब्बर साहब थे, तो अगली बार एक नए आर्टिस्ट के साथ हम लोग मिलेंगे आपके साथ इसी शो में, जिसका नाम है आर्टिस्टिक टॉक विद संकल्प श्रीवास्तव। और लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।